में हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपका यूपी पुलिस का अभी मेडिकल चल रहा है डिस्ट्रिक्ट फिरोज़ाबाद का। पूरा मैं रिव्यू इसमें दूंगा, स्टार्टिंग से लेके एंड तक क्या हुआ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जो आपको बाहर से नहीं पता चलेंगी जब तक कि आपका मेडिकल नहीं होगा, और उन चीज़ों की वजह से, उन कमियों की वजह से आप बाहर भी हो सकते हैं। तो वो चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, और साथ ही मेडिकल के समय आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है उनके बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की ये वीडियो। और आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें और आप वीडियो को लाइक करें। तो सबसे पहले बात करते हैं एंट्री की। तो 8 बजे उन्होंने हम लोगों के जो भी लोग थे उनको लाइन में लगा के और एंट्री ली, और उसमें आपका जो आधार कार्ड और जो बुलावा पत्र था मेडिकल के लिए वो मैच करके, वो देख देख के, और उन्होंने नंबर से SR नंबर में लगा के और उसी हिसाब से अंदर भेज दिया। तो जब अंदर गए तो अंदर जाने के बाद उन्होंने वहीं चेयर्स पड़ी हैं, एक हॉल में हॉल है खुला हुआ, उसमें चेयर्स पड़ी हैं, उन पर जाके बिठा दिया। बिठाने के बाद उन्होंने फिर अपना वही लिस्ट निकाल के फिर सबकी प्रेजेंट लगाना स्टार्ट करी। प्रेजेंट जो भी लोग थे, जो भी आ चुके थे, उन सबकी प्रेजेंट लगी। बाकी जो नहीं थे उनकी एब्सेंट लगा के फिर उन्होंने आगे प्रोसेस स्टार्ट की मेडिकल के लिए। तो 10-10 बच्चों के बैच बना के एक एक बार में 10 बच्चे भेजे गए मेडिकल के लिए। तो मेडिकल थोड़ा वहाँ से करीब 100 मीटर आगे एक दूसरा हॉल है, उसमें मेडिकल की पूरी प्रोसेस चल रही थी। बंद हॉल है बिल्कुल, AC चल रही है उसमें, डॉक्टर भी उसी में बैठे हैं। तो उसी में आपका जो मेडिकल है वो हो रहा है। तो जैसे ही उस हॉल में एंट्री की तो सबसे पहले उसमें आपकी जो भी बायोमेट्रिक थी, बायोमेट्रिक हुई। बायोमेट्रिक होने के बाद आप एक तरीके से डिजिटली वहाँ पे अवेलेबल हो गए, और उन्होंने आपका आधार कार्ड और वो जो बुलावा पत्र था वो मैच किया आपने जो भी उनका डाटाबेस था उससे। फिर उसके बाद जैसे ही आपका नंबर आता है तो गेट पे ही वहीं आपके कपड़े वगैरह उतरवा के और सीधा भेज दिया जाता है डॉक्टर के पास। अब सबसे पहले जो है आपके आधार कार्ड और जो भी वो डॉक्यूमेंट्स थे आपके पास वो आपके साथ होंगे। वो आपके पहले से ही एक क्रम में उन्होंने बता दिया था, इस क्रम में लगाना है। तो उस क्रम में लगा के ही आप अपनी फ़ाइल बना के ले जाएंगे वहाँ पे। तो सबसे पहले जैसे ही आप अंदर जाएंगे कपड़े वपड़े उतार के, तो वहाँ पे मैडम है CO, तो वो चेक करेंगी आपके डॉक्यूमेंट्स। मतलब चेक नहीं, वो आपके इंटरोगेशन करेंगी। आप ही हो, कोई और तो नहीं। आपके बारे में क्वेश्चंस पूछेंगे कुछ ऐसे कि आप कहाँ से हो, 12th कहाँ से की थी, 12th में कौन से सब्जेक्ट थे, और 10th कहाँ से की थी, और इस तरह के आपका PST कहाँ हुआ था, फिज़िकल कहाँ हुआ था। ऐसे कुछ रूटीन क्वेश्चंस करेंगी, तो उनके आपको नॉर्मली जवाब दे देने हैं। फिर उसके बाद आपका मेडिकल की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाती है। वो आगे आपको भेज देंगे अपने जो भी डॉक्टर्स हैं उनके पास। तो सबसे पहले जो भेजा जाता है वो हड्डी का डॉक्टर है। तो हड्डी के डॉक्टर नॉर्मल चेक कर रहे हैं, कोई ज़्यादा बड़ा इश्यू नहीं है। कोई अगर बहुत ही बड़ा मेजर इश्यू है तो ही आपको वहाँ पे बाहर किया जाएगा। लेकिन जितना भी स्टाफ है, मैं बता दे रहा हूँ आपको, जो भी स्टाफ है वो आपको सिर्फ पास करना चाहता है। कोई भी अपनी तरफ से ये कोशिश नहीं करेगा कि मैं इसको फेल करूँ। तो जैसे ही आप उस हड्डी वाले डॉक्टर जो भी है, हड्डी वाला डॉक्टर आपका नोकनी चेक करेगा। नोकनी में आपको कुछ नहीं करना है, बस दोनों पैर सटा के थोड़े टाइट करके रखने हैं, जिससे कि गैप बना रहे अगर आपको प्रॉब्लम है तो। नोकनी के बारे में बता दूं मैं, तो नोकनी दोनों पंजे और दोनों एड़ी को मिलाकर ही चेक किया जा रहा है। और आपको क्या करना है, दोनों पैर और दोनों एड़ी अपनी मिला के, और थोड़े पैर, अगर आपका नोकनी हल्का सा है तो आप उसको थोड़ा टाइट करके रख सकते हैं। अगर ज़रा सा भी उसमें गैप बनना है तो नॉर्मली उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको पास करने में बड़े आराम से पास कर देगा। बाकी अगर आपको कोई ऐसा कोई मेडिकल से संबंधित कोई भी आपको क्वेरीज है, क्वेश्चंस हैं, तो वो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे आपके जवाब दे दूँगा। तो इसके बाद आगे भेजा जाएगा आपको कान के डॉक्टर के पास। तो कान का जो डॉक्टर है वो थोड़ा अलग तरह से मेडिकल ले रहा है, उसमें आपको कंफ्यूज भी हो सकते हैं आप थोड़ा। और जैसे कि एक जो सबसे पहले वो लेंस होता है कान में डालने वाला, उस लेंस से चेक करेगा आपका कान।
तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना रखना आपको कि आपके कान में वैक्स ना हो, क्योंकि उसको सिर्फ पर्दा देखनी है कान की। अगर कान की पर्दा दिखाई दे रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपके कान भी ठीक है लेकिन वैक्स होता है अगर कान में, उसे पर्दा देखने में प्रॉब्लम होती है, तो हो सकता है कि वो आपसे कुछ बोले या हो भी सकता है कि पॉइंट भी बना दे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, अपने कान साफ़ करके जाना है। और दूसरी चीज़ कि जो दूसरा उसके बाद लेंस के बाद फिर जो वो मशीन होती है एक वाइब्रेशन वाली, वो थोड़ा ऐसे मार के फिर ऐसे वाइब्रेट करती है वो मशीन। तो वो कान से लगाते हैं तो पूछता है कि अब तेज़ सुनाई दे रहा है कि धीमे सुनाई दे रहा है। वो हो जाने के बाद एक बार वो आपको कंफ्यूज कर देगा। वो उस मशीन को ऐसे मारेगा और फिर आपके माथे पे ला के रख देगा। अब पूछेगा कि ये बताओ किस कान में ज़्यादा तेज़ सुनाई दे रहा है। तो ऐसे में आप कोई एक हाथ खड़ा मत कर देना, क्योंकि अगर आपने एक हाथ खड़ा कर दिया कोई भी, तो उसका मतलब ये है कि आपको इस कान से ज़्यादा सुनाई दे रहा है, इस कान से कम सुनाई दे रहा है। सीधा बोल देना सर दोनों कानों से सुनाई दे रहा है, और वहीं पे वो आपको फिट लिख देगा। ठीक। उसके बाद अगला नंबर आता है आँख वाले डॉक्टर का। तो आँख का चार्ट मैं आपको, आपने देखा होगा जो 6x6 की लाइन है, VHAIXUI, ये लाइन है 6x6 वाली। तो वही चार्ट चल रहा है जो मोस्टली आपको हर जगह मिल जाएगा, हर मेडिकल सेंटर में वही चार्ट चल रहा है, और सबसे ज़्यादा फेमस चार्ट वही है। तो वही वाला चार्ट मिल रहा है। बाकी अगर आपको प्रॉब्लम है एक आँख में, तो आप इतना समय आपको मिल जाता है वहाँ पे कि आप वहाँ पे खड़े होके भी लाइन याद कर सकते हैं। वो सिंपल इतना करते हैं कि जो लाइन है वो ही पढ़वाएंगे। वो ऐसा नहीं करते कि एक एक वर्ड पूछें, वो सीधा वहीं से बैठे बैठे बोल देगा कि बेटा ऐसा करो, सेकंड वाली लाइन पढ़ो, नीचे से सेकंड वाली लाइन। तो आपको अगर याद है तो आप बड़े आराम से पढ़ देंगे। और सेकंड वाली पढ़ो, कभी बोलता है थर्ड वाली पढ़ो। तो अगर आप पहले से याद कर गए हो, अगर प्रॉब्लम भी है आपको, तो भी मुझे नहीं लगता कोई कैसी भी दिक्कत वहाँ पे होने वाली है। आप बड़े आराम से चार्ट याद कर सकते हैं, चार्ट याद करके वहाँ पे पढ़ सकते हैं। इतना समय भी आपको मिल जाता है, खड़े 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 काफ़ी टाइम होता है। अगर आप चाहें तो उस चार्ट को भी वहाँ खड़े खड़े ही 2-3 लाइन याद कर सकते हैं। और सिंपल जो भी वो बोलता है कि तीसरी वाली पढ़ दो, तो तीसरी वाली पढ़ के सुना देनी है, और दूसरी वाली पढ़ दो, दूसरी वाली पढ़ के सुना देनी है, बस। अगर आपकी इसमें भी रिक्वायरमेंट्स ये होती है कि अगर आपकी एक आँख 6x6 है, तो दूसरी आँख 6x9, 6x12 तक चल जाएगी बड़े आराम से, फेल नहीं करेगा इतने पर कोई। और दोनों आँख अगर 6x9 है, फिर भी आप पास ही हो जाओगे। बाकी इसके बाद आपका जो लास्ट बचता है वो होता है हाइट और चेस्ट। तो हाइट और चेस्ट मेज़र करने के लिए वहीं साइड में एक और तीसरे डॉक्टर और आगे डॉक्टर हैं, तो उनके पास भेजा जाता है। उनका कहना क्या है कि मैं किसी भी हालत में किसी भी बच्चे को हाइट में नहीं निकालने वाला, क्योंकि आप DBPST में हाइट 90 के पास होके आए हो, तो मेरा इतना अधिकार नहीं है मैं आपको हाइट में निकालूंगा। उन्होंने सीधा हमसे बोल दिया था बाद में, जब हॉल में हम बैठे थे बाद में हम सब लोग, तो उन्होंने आके साफ साफ बोल दिया था कि मैं हाइट में किसी को भी नहीं निकालने वाला। आप वहाँ से पास होकर आए हो, और मेरा इतना अधिकार है नहीं कि मैं आपको बार बार फेल करूँ। जब वहाँ से पास हो तो मेरे यहाँ से भी पास होकर जाओगे। तो वो हाइट चेस्ट में आपको फिरोज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट के लिए तो सोचना है नहीं, फिरोज़ाबाद में तो आप पास ही होके जाओगे। अगर आप पहले से पास हो तो पास ही होके जाओगे, कोई इतनी इश्यू वाली बात नहीं है। उसके बाद आपका जो भी फ़ाइल है वो आपको साथ साथ चलती रहती है, तो वो फ़ाइल लेके, और जो वहाँ पे मेन जो मेडिकल ऑफिसर बैठा है वो आपकी मोहर लगती जाती है साथ साथ, वो भी अपनी मोहर लगा के वहाँ पे और साइन करके आपको पास डिक्लेयर कर देता है। फिर आपको बैठा दिया जाता है वहीं कोने में एक में, तो वहाँ पे आपको 2 फॉर्म दिए जाते हैं पुलिस वेरिफिकेशन के लिए। पुलिस वेरिफिकेशन के लिए वो फॉर्म भरने पड़ते हैं आपको, क्योंकि जब आपके पास पुलिस वेरिफिकेशन जाएगी तो वही फॉर्म में जो भी आपने डिटेल भरी है उसे देखते हुए, और जो एड्रेस आपने जो थाने भरे हैं वहाँ पे, तो उन्हीं थानों की पुलिस के पास वो फाइल जाएगी, आपकी पुलिस वेरिफिकेशन वाले फॉर्म जाएंगे, और वही थाने से फिर आपके पास आदमी आएंगे, पुलिस वाले आएंगे आपकी वेरीफाई करने के लिए। तो जैसे ही आपके जो फॉर्म भर जाते हैं, फॉर्म भरने के बाद फिर लास्ट स्टेप आपका बचता है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स आपके पास जो भी मंगाए गए थे डॉक्यूमेंट, सबसे लास्ट में शपथ पत्र वगैरह, और जो भी आपके मार्कशीट की फ़ोटो स्टेट वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट्स थे, वो सारे उसी क्रम में पहले से लगे हुए हैं। वो आपको सीधा जाके वहाँ पे दे देने हैं। वो क्या करेंगे, वो खोलेंगे पूरी फाइल, वो आपके डॉक्यूमेंट्स देखेंगे
गिनती करेंगे पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं कि नहीं है, और जो आपका शपथ पत्र है उसमें वो 14 पॉइंट ज़रूर देख रहे हैं। अगर आपके 13 पॉइंट हैं तो उसको चेंज करवाइए या फिर कुछ भी कीजिए, लेकिन 14 पॉइंट उसमें होने चाहिए। वो ये देख रहे हैं 14 पॉइंट उसमें शपथ पत्र में हैं कि नहीं है, पूरे 14 पॉइंट। तो ये सब देखने के बाद वो आपके नंबर से जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने दिए थे वो देखने के बाद और वो सब अपने पास सबमिट कर लेंगे। बाकी वहीं से आपको जाने के लिए बोल दिया जाएगा। बाकी मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जैसे अगर किसी का भी कोई पॉइंट उसे लग रहा है कि ये थोड़ा कट सकता है, तो स्टाफ इतना अच्छा है वहाँ पे। एक लड़के ने मेरे सामने ही रिक्वेस्ट करी उनसे, सर से, कि सर मेरी लास्ट वर्दी है और मैं अगर इसमें पास नहीं हो पाया तो मेरे लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी सर, कैसे भी करके। तो उसको माइल्ड फ्लैट फुट का पॉइंट था। बड़े उन्होंने बोला कि भाई क्या प्रॉब्लम है, इसको माइल्ड फ्लैट फुट ही तो है, पास करो। तो उन्होंने बड़े आराम से उसको पास कर दिया। तो ऐसा भी कुछ नहीं है कि वो आपको फ़ेल करेंगे ही करेंगे। मैं कह रहा हूँ आप रिक्वेस्ट कीजिए, बड़े आराम से आपको पास कर दिया जाएगा। अगर छोटा सा पॉइंट है, कोई वैसा पॉइंट है कट सकता है, तो उसमें आपको पास करने की पूरी संभावनाएं बनी रहेंगी। इसके बाद ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद आपको उसी हॉल में भेज दिया जाएगा जहाँ पे आपकी एंट्री हुई थी। उस हॉल में आपको बैठना पड़ेगा लगभग मेडिकल होने के बाद शाम को 5 साढ़े 5 बजे तक उसी हॉल में बैठना है। और उसके बाद सबसे लास्ट में जो भी लिस्ट थी वो पास फेल वाली, वो लिस्ट लगा दी जाएगी और उसमें आप अपना नाम और अपना रिज़ल्ट देख सकते हैं। तो मैं उस दिन की बात करूं तो 80 बच्चों को बुलाया गया। 80 बच्चे थे और उसमें उनको बुलाया गया था। उसमें 4 अनफिट हुए थे और 1 एब्सेंट था, यानी कुल मिला के 80 में से 4 को उन्होंने रीमेडिकल दिया था और बाकी 75 मेडिकल फिट थे और 1 एब्सेंट था। बाकी किसी को आउट किया नहीं जाता, मेडिकल से डायरेक्ट आउट किया नहीं जाता, सबको रीमेडिकल मिलता है। और रीमेडिकल जो फिरोज़ाबाद वालों का है वो उनका मंडल में यानी आगरा में होने वाला है। तो मेडिकल के लिए भी 4 से 5 दिन का समय दिया जा रहा है, रीमेडिकल के लिए भी, और 4 से 5 दिन का समय। जैसे 22 तारीख को मेडिकल मेरा हुआ था, तो 22 के बाद 26 तारीख को रीमेडिकल जो मेरे साथ के लड़के थे जिन्हें मिला था, तो उन्हें 26 तारीख की डेट दी गई थी आगरा जाने के लिए। और अब बात करें आगे पुलिस वेरिफिकेशन की, तो पुलिस वेरिफिकेशन भी आना स्टार्ट हो गई है और ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 दिन मैक्स टू मैक्स समय वो ले रहे हैं। अगर आपका जैसे 22 को मेडिकल हुआ है तो 26 तक आपकी पुलिस वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो जाएगी। बहुत तेज़ी से प्रक्रिया चल रही है और मुझे भी लगता है कि जल्द ही आपकी, जैसे अगर मेडिकल हो जाता है तो 3 से 4 दिन में बड़े आराम से आपकी वेरिफिकेशन भी कंप्लीट होके आगे की प्रोसेस स्टार्ट कर दी जाएगी। बाकी कोई भी आपको क्वेश्चंस हों मेडिकल से रिलेटेड तो आप इस कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, या कोई भी आपको सजेशन लेना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।